हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब आप देख रहे हैं मेरे साथ लेक्चर नंबर 6 आपके करंट अफेयर्स का 2022-23 का। और इस लेक्चर के साथ साथ मैं बता दूं कि इसी लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको जो ऐप है उसमें फोल्डर में रखी हुई है। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इस वीडियो को देखते देखते जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा उसके फटाफट जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप बनाते जाए, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने के बाद भी कई बार प्रिंट आउट नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जो हाथ का लिखे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो हमेशा आपको याद रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहला, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऊंची शिव प्रतिमा। ठीक है, तो आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इस समय अशोक गहलोत साहब, उन्होंने 29 अक्टूबर 2022 को आपके जो जगह है कौन सी, राजसमंद के नाथ द्वार में विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो शिव प्रतिमा है उसका लोकार्पण किया, यानी कि इनॉग्रेशन किया। तो यहाँ से इतने इंफॉर्मेशन से आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप पॉइंट बना के लिख दीजिए। क्या पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा किस राज्य में लोकार्पण की गई है, स्थापित की गई है? तो आप क्या टिक करेंगे? राजस्थान में की। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि इस शिव प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो देख रहे हैं आप 369 फीट जो है या फुट जो है उसकी आपकी ऊंचाई है। ये आपका दूसरा जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड आपका बन सकता है, आप पॉइंट में लिखते हो। तो पॉइंट में बच्चों देखो कैसे लिखोगे शॉर्ट नोट्स में। पहले तो ये हेडिंग डाल दीजिए, ऊंची शिव प्रतिमा। ठीक है, उसके नीचे एरो बना के सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए कहां पर, राजस्थान में। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या लिखोगे, टोटल जो आप प्रतिमा की ऊंचाई है कितनी, 369 फीट ऊंचाई है, ये आप लिखोगे। देन थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, जो यहां पे मैंने लिखा है, इस प्रतिमा का नाम जो है वो विश्व स्वरूपम रखा गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गए शॉर्ट नोट्स में, आपने इस वीडियो को देखते देखते बना लिया होगा। तो या तो आपसे इस प्रतिमा का नाम पूछ सकते हैं, या तो इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं, या तो इसकी जगह जो आपकी प्लेस है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, निर्माण में 3000 टन से अधिक स्टील और लोहा तथा 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का उपयोग हुआ है। अब ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए रखिए कि आपका एक कहानी के तौर पे आपको ये शिव प्रतिमा के बारे में याद रहे। फिर देखिए अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि विश्व की शीर्ष 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में अब इस प्रतिमा को स्थान मिल गया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और न्यूज है जो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में आ सकती है, इसलिए मैंने यहां रख दी है। क्या कि 12 अक्टूबर 2022 को जो आपके यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अयोध्या में, कहां पर, अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। तो यहां से देखो आपका एक क्या तैयार हो गया, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। क्या लिखोगे शॉर्ट नोट में? लिखोगे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी जो आपकी है मर्यादा मूर्ति, डिग्निटी मर्यादा मूर्ति किसको डेडिकेट है, किस चीज, मतलब किस चीज की, किन व्यक्ति की मूर्ति है? तो क्या टिक करेंगे आप? स्वामी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। और कहाँ इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो अयोध्या में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन यहां से, या 3-4 क्वेश्चन आपको यहां से इस न्यूज से मिल गए, और उम्मीद है आपने इस वीडियो को देखते देखते शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। बार बार याद दिला रहा हूं कि इसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है ऐप पे, वहां से आप इसके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो को देखते देखते शॉर्ट नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स ही आपको एंड टाइम पे याद रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्रूज सेवा। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए क्रूज सेवा। तो भाई बनारस और आसाम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है उसका प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं भाई किसके बीच में है? हमारे यूपी वाराणसी से लेके सीधे आप घूमने कहाँ जाएंगे? आसाम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है,
और 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिला के बीच दुनिया की सबसे लंबी नई क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, टोटल अगर आप देखें तो इसका जो सफ़र है बनारस से डिब्रूगढ़ का जो सफ़र है, ये जो रखा है, ये कितना 3200 किलोमीटर है और ये सफ़र 52 दिनों में क्या होगा आपका पूरा होगा। तो ये क्वेश्चन शायद आ जाए आपके एग्जाम में। अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका गंगा विलास क्रूज या गंगा विलास क्रूज जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया गया है। यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 नदी जो सिस्टम होता है यानी कि रिवर सिस्टम होता है से होकर गुजरेगी तथा 25 से अधिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को क्या करेगी, कवर अप करेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कह सकता है कि गंगा विलास क्रूज सेवा जो है किन दो देशों के बीच में चलेगी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। सिर्फ ये एक आप पॉइंट बना के लिख दीजिए, ये शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका नमामि गंगे परियोजना। ये भी 2022 में आपकी किसी वजह से न्यूज में क्यों रही, देखिए क्या लिखा हुआ मैंने। और शॉर्ट नोट्स जहां जहां मैं बच्चों देखो आपको शॉर्ट नोट्स बोलूंगा वहां पे शॉर्ट नोट्स आप लिख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे परियोजना जो है वो शुरू की गई थी। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन यहीं से आपको मिल रहा है एमसीक्यू में कि नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत जो है वो कब की गई, तो आप टिक करेंगे 2014 में की गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको देखिए ये मिल गया। और आगे अगर हम बढ़े तो परियोजना पहल को संयुक्त राज्य यूएन ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों के रूप में मान्यता दी है। यानी कि ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट को आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि ये बहुत बड़े लेवल पे ये परियोजना की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और ऐसे और भी 9 स्कीमें हैं अलग अलग देशों में जो दोबारा प्रकृति को रिजोनेट कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसके अंदर रखा गया है। तो इसका जो बच्चों महत्व है वो इसको देख के ही क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। फिर देखिए यहीं से एक और आपको क्वेश्चन मिल गया आपके एग्जाम के लिए कि नमामि गंगा के महानिदेशक यानी कि डीजी इस समय कौन है, श्री अशोक कुमार, ठीक है, ने 14 दिसंबर 22 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकार में 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखो ये जो पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको 2 से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं और वो आप पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है बच्चों कि नमामि गंगा के डीजी महानिदेशक का नाम बताइए, तो आप क्या टिक करेंगे भाई, अशोक कुमार टिक करके आएंगे। और पूछ सकते हैं कि 14 दिसंबर को या विश्व बहाली दिवस जो होता है वो कब आपका मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और या आपसे पूछ सकते हैं कि 14 दिसंबर को 22 को मॉन्ट्रियल में किस चीज़ का सम्मेलन आपका हुआ था, तो देखिए कौन सा हुआ था, जैव विविधता पर यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन के पक्षकार में सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर ये गए थे, वहीं पर ये अवार्ड उनको दिया गया था। तो देख सकते हैं आप 2-3 एक ही पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन किस तरीके से आपके बन सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अभी तक शॉर्ट फॉर्म में लिख भी लिया हो की पॉइंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पहले भी जो है क्या जीता था, ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस जो है वो अवार्ड जीता था द्वारा ग्लोबल वाटर 19 में पब्लिक वाटर एजेंसी द्वारा इस ईयर अवार्ड में जीता था। ठीक है, तो ईयर आपका पूछ सकते हैं भाई इसके पहले कौन सा ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस अवार्ड जीत चुके थे, और उसके अंदर कैटेगरी में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। ठीक है, तो यानी कि नमामि गंगा परियोजना को काफी सराहा जा रहा है देश के अंदर भी और विदेश के भी अंदर। चलिए अगला देखेंगे आप लोग, अगला क्या है, प्रधानमंत्री कौशल ऑब्लिक आपका प्रधानमंत्री विरासत, प्रधानमंत्री सॉरी कट गया यहाँ पर लिखते समय, प्रधानमंत्री विरासत का जो संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना। अब ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि क्या किया गया, देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को अब, ठीक है थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ी हो रही टाइपिंग में, को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि
अब आपका जो प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम योजना है उसका नाम जो है वो अब मॉडिफाइड करके पीएम विकास योजना का नाम दे दिया गया है। अब इसके अंदर क्या किया गया, देखिए, यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, ठीक है, ये पहली योजना का नाम हो गया, उस्ताद ये दूसरी योजना का नाम हो गया, हमारी धरोहर तीसरी योजना का नाम हो गया, नई रोशनी चौथी योजना का नाम हो गया, और आपका नई मंजिल जो हो गई वो आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो पांचों को योजनाओं को एक साथ करके जो है क्या किया गया है, आपका लॉन्च किया गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे आप देख रहे हैं युवा 2.0, इसको हेडिंग डाल दीजिए युवा 2.0। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, योजना इंडिया @75 परियोजना के एक भाग के रूप में लागू की गई है। ठीक है, ये किसका सब पार्ट हो गया, इंडिया @75 परियोजना यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में के रूप में लागू की गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाने वाली इस योजना के तहत आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं m.in के माध्यम से आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के द्वारा देश भर में कुल 75 लेखकों का चयन जो है ये किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 की पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2 की पॉइंट्स कौन से हैं? पहला की पॉइंट ये है कि युवा 2.0 जो है वो किस योजना के अंतर्गत में या महोत्सव के अंतर्गत में चलाया गया है, तो आप टिक करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, पहली चीज़। और दूसरा की पॉइंट इसमें आपको मिल रहा है जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से इसको क्या किया गया, लागू किया गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं जानबूझ के 15 मिनट के या 20 मिनट के या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के ही आप लोग को एक बार में क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो आपकी लैपटॉप वॉचिंग है या डेस्कटॉप में देखते हैं, देखिए आप एज यूजुअल है कि ये जब कोर्स आप लोगों ने परचेज़ किया है तो या तो आप इसको मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे, PDF फाइल उसमें पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, या डेस्कटॉप में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं। तो जब आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल तीनों में देखते हैं तो जो आपका वॉचिंग टाइम पीरियड होता है जितना कम हो, शॉर्ट पीरियड का हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के लेक्चर्स ना बना के कम से कम 15 मिनट का एक वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनेगा तो 30 मिनट का बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर साथ में लिखते भी जा रहे हैं तो आपका जो वॉचिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। इसलिए बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखते देखते साथ में क्या करते जाओ, जॉट डाउन करते जाओ, जिससे आपका जो आई स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा आंखों पे जोर जो है वो कम पड़ेगा। अगला देखते हैं। अगला ये कमेटी है आपकी राधा कृष्णन या कृष्ण कमेटी या समिति। तो भारत सरकार ने 4 नवंबर 2022 को डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च शिक्षण संस्थान मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यानी कि अगर इसका हम एक की पॉइंट बनाएं तो इसका की पॉइंट क्या बन रहा है, सिंपल लॉजिक आएगा कि जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट लाया जाए, सुधार लाया जाए, उसके लिए जो आपकी भारत सरकार है उसने 4 नवंबर को इस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 4 बाकी के मेंबर भी हैं। अगर हम देखें तो 4 आयोग के शामिल कौन से हैं, प्रोफेसर मृदुल हजारिका, कुलपति, महापुरुष, ठीक है, ऐसे करके ये नाम है। अब अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो ये डेटा जो है आपके, अगर मैं पीसीएस की बात करूं, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम की बात करूं, तो उसके लिए ये आपको नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है। बस ये याद रखना जरूरी है कि राधा कृष्ण समिति का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो जो हायर एजुकेशन है, शिक्षण से उच्च शिक्षण संस्थानों का जो मूल्यांकन है, उसका जो मतलब मूल्यांकन का सेंस हो गया कि किस तरीके से बेटर हम कर सकें, प्रोडक्ट अच्छे निकाल सकें, उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए कमेटी बनाई गई। चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 15 से 30 मिनट के लेक्चर ही मैं आपको बना के दूंगा, अपलोड करूंगा ऐप में, जिससे आपका वॉचिंग आवर कम हो। इसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।